Hello and welcome back to my channel Crop Marks. मैं हूं आपका टीचर इंस्ट्रक्टर फहाद खालिद। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास नंबर 2। डिस्कस करेंगे मोर रूल्स। कोशिश करेंगे कि विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल जो छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि डेली और हर क्लास में यूज़ होंगे। Like I said in my previous class कि हर क्लास में I will try to use the same tools in different ways ताकि आप लोगों को पता चले कि उस टूल के क्या क्या यूजेज हो सकता है, कहाँ कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो without further ado, let's jump on our Illustrator and do something fun. Come on guys, let's do it. Okay, so हम शुरू करेंगे अपनी लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि कैसे हम पाथ फाइंडर्स और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं मज़े की। तो अब हम जो है बिल्कुल इस चीज़ को डिस्रिगार्ड कर देते हैं, हमें अभी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल लेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कमांड न्यू और कंट्रोल न्यू से। और इस बार हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्रिंट वील गो टू वेब में जाके हम 1920x1080 प्रीसेट लेंगे, यूज़ करेंगे। एक्चुअली 1920x1080 एंड 1024x768 ये दो ऐसे हाउ डू आई से डॉक्यूमेंट साइजेस हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर वेबसाइट पर्पसेस, फॉर बैनर्स पर्पसेस, या टीवी में कुछ स्क्रीन में कुछ आपको दिखाना है। तो ये दो जो है बहुत हाईली यूज्ड साइजेस हैं। तो हम 1920x1080 लेंगे। ऑब्वियसली हम इसका जो ओरिएंटेशन है हम इसको नहीं छेड़ेंगे, आर्टबोर्ड भी 1 रखेंगे। स्क्रीन रेजोल्यूशन हम जो रेजोल्यूशन हम 72 रखेंगे बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में मेंशन किया, आई विल फर्दर एलैबोरेट आगे क्लासेस में कि प्रिंट में और ये रेजोल्यूशन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। 72 ppi is a standard resolution for anything you do digitally. For example, कुछ वेबसाइट करना है, कोई बैनर करना है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो कि वेबसाइट के अंदर जा रही हो, जो टीवी के अंदर जा रही हो, तो उसकी जो परफेक्ट रेजोल्यूशन है वो 72 ppi रखने से ही आएगी। उसका मतलब क्या है, मैं आपको जल्दी से क्विकली से एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया, इसका मैंने 72 ppi लिया है। ये याद रखिएगा वैल्यू इसकी 1920x1080 है। मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। अभी ये फाइल क्रिएट हो गई। जस्ट डू कुछ भी ऐसी, बस अभी ना एक बॉक्स डाल देते हैं, इसमें कलर डाल देते हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए यू कैन गो इन सेव एज और यू कैन जस्ट डू कमांड शिफ्ट एस और कंट्रोल शिफ्ट एस। जब आप उसमें जाएंगे तो हम अपनी लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं क्लास 2 के नाम से, और हम इसके अंदर इसको एज टेस्ट सेव कर लेते हैं। ये इलस्ट्रेटर फाइल आपकी सेव हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम अगेन फाइल में जाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट एज हम JPEG करेंगे। यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करके हम सिर्फ आर्टबोर्ड नंबर रेंज 1 को सिलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑल। ये क्या है, ये मैं आपको मूविंग फॉरवर्ड बताऊंगा कि इसको सेव करने का क्या तरीका होता है, ये रेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रेंज हमने 1 रखा, ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, हम इसको सबको छोड़ देते हैं, हम रेजोल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब हमें अगर परफेक्ट साइज़ क्लाइंट को वही देना है या हमें वही परफेक्ट साइज़ रखना है जिसकी हमसे डिमांड है, जैसे 1920x1080 है, तो हम इसको 72 पे ही रहने देंगे। इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। आज जब ओके प्रेस करेंगे एंड यू गो टू दैट फोल्डर, दैट पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है, आपका जो वो जहाँ पर भी आपने वो सेव किया हुआ है, ठीक है। यू गो टू द क्लास 2, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पे आप देखें ये 72x72 आ रहा है और एग्जैक्टली सेम साइज़ आ रहा है जो हमने दिया था 1920x1080। लेकिन अगर हम इसको दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एज, ठीक है, और हम इसको टेस्ट 2 कर देते हैं, सेम हम यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करके रेंज पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करते हैं और हम इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के 300 कर देते हैं। बहुत मरतबा एक ऐसी मिस्टेक्स लोग करते हैं, डिज़ाइनर्स भी करते हैं, कभी कभार मुझसे भी हो जाती हैं, इंसान हो गई, कर सकता हूँ मिस्टेक्स। तो
कि यार हमें ना हाई रेजोल्यूशन में दिखाना है, ठीक है ना, तो हम ना 300 कर देते हैं। 72 पे तो लो रेजोल्यूशन आ रहा होता है, साइज भी छोटा होता है। होता क्या है देखें, जब मैं 300 पे करके इसको ओके कर दूंगा और मैं दोबारा अपने फोल्डर पे जाऊंगा और देखूंगा कि जो टेस्ट 2 है उसका तो साइज ही कुछ अजीब वियर्ड सा आ रहा है। व्हाट 8000 बाय 4500, व्हाट इज दिस साइज? आई डिडंट मेक द डॉक्यूमेंट ऑफ दिस साइज। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने 300 बाय 300 उसको एक्सपोर्ट करते हुए दी, तभी ये आया। एज कम्पेयर टू हमने जब उसको 72 पे ही रखा तो उसकी डायमेंशंस वही आई जो हमने डॉक्यूमेंट की ली थी। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो कि साथ साथ जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आती रहेंगी आप लोगों को वो टिप्स देता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक 1920 बाय 1080 कार्डबोर्ड आ गया। अच्छा, आज हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और सिलेक्शन टूल पे कि इन दोनों का क्या डिफरेंस क्या है इनका। हमने एक सिंपली से एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेके हमने इसका स्ट्रोक बंद कर दिया, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये स्ट्रोक किस तरह से बंद होता है। अच्छा, उसके बाद हमने थोड़ा सा जल्दी से अलाइन टूल पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अलाइन टूल भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आपको बार बार रिवाइज होता रहे। एक मरतबा करके छोड़ने से रिवाइज नहीं होगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अलाइन टूल में जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर माउस होवर करते हैं, लेके जाते हैं, तो आप खुद ही बता देता है, लेकिन शुरू में बहुत कन्फ्यूजन होती है, यार मैं कैसे अलाइन करूँ, इतने सारे अलाइनमेंट टूल। अभी आप ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल भूल जाएं, फॉरगेट अबाउट देम, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज वंस। अभी जैसे ये स्क्वायर हमारा ऐसे ही रैंडमली पड़ा हुआ है, हमने क्या किया, हमने इस पर क्लिक करके ये वाला जो हमारा टूल है वर्टिकल अलाइन सेंटर, इस पर हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है ना। ऊपर से और नीचे से उसका स्पेस, लेकिन अभी तक सेंटर अलाइन हुआ है, मिडल अलाइन नहीं हुआ। सेंटर अलाइन करने के बाद उसको मिडल अलाइन करने के लिए आपने इस वाले टूल पे आना है जो कि हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है, उससे ये परफेक्टली बीच में आ जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। अच्छा, ये एक बीच में आर्टबोर्ड आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन टूल ये होता है, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये वाला हो। सिर्फ सिलेक्शन टूल को हम सिलेक्ट करेंगे तो हम अपने स्क्वायर को पकड़ के कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जब भी जहाँ भी इसको लेके जाएंगे वो पूरा स्क्वायर साथ में जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमारा दिल चाह रहा है कि हम इस स्क्वायर के साथ कुछ खेलें, कुछ शेप वगैरह बनाएं इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा हम बीच में ले आते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाते हैं और आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ चारों तरफ ये एंकर पॉइंट्स मिल गए हैं। चारों तरफ एक इस तरह का ब्लू लाइनर मिल गया है, ठीक है, और एक ये कर्व टाइप का मिल गया है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा, अब आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, आप बाहर क्लिक करें, इस तरह लेके जाएंगे तो उसी तरीके से सिलेक्शन टूल की तरह ये पूरा स्क्वायर हिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ा सा जूम करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लिया जिसका शॉर्ट की जो है वो ए है, वो लेने के बाद आप यहाँ जब जैसे ही आएंगे तो आपको ये एक एंकर दिखाएगा। आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, जब आपने यहाँ पर सिर्फ क्लिक किया तो देखें बाकी के सारे जो हैं वो अलग किस्म के एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं और जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो अलग किस्म का आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अब हम सिर्फ और सिर्फ ये जगह अंदर या बाहर लेके जाएंगे, इससे पूरा स्क्वायर नहीं हिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो आपने इसको क्लिक किया, लेट्स से शिफ्ट दबाया और आप इसको यहाँ यूँ करके ले आए इधर ऐसे बीच में, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। आप इसको थोड़ा सा यूँ ले जाएं तो ये एक डिफरेंट कलर की शेप बन गई। इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं तो ये सारा चेंज होता रहता है। अभी आपने, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक और चीज़, आप चाह रहे हैं कि यार मेरे ना ये जगह जो है ना स्क्वायर की ये हट जाए, बाकी सब कुछ रहे, तो आपने यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस या डिलीट दबाएंगे तो वो परफेक्टली एक आपका शेप काट के रख देगा। इससे बनती क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हो सकता है इससे, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा अब हम अपना आर्टबोर्ड जो बैकग्राउंड है ना उसको वाइट कर रहे हैं, थोड़ी देख ली, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कमांड शिफ्ट एच से पूरा आपका बैकग्राउंड वाइट हो गया, ठीक है। आपने इसी स्क्वायर का एक और कॉपी ली, ऑल्ट शिफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया आपने, ये साइड पे आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये जो स्क्वायर है ना, इसके जो बीच ये जो पूरा जिसको ये वाला जो हिस्सा है, लेट्स से मैं आपको लाइन टूल से दिखाता हूँ, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, एक साइड इसकी किसी और कलर की हो जाए, एक साइड से किसी और कलर की हो जाए,
उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको ना फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, एक को रखता हूँ सिर्फ। आपने ये रखा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपली क्या किया, आपने कमांड C कमांड F प्रेस किया और कंट्रोल C या कंट्रोल F किया। कंट्रोल C कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल C से कॉपी ऑब्वियसली, और अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड वे यूज़ करेंगे कंट्रोल V करके तो वो कहीं पर भी रैंडमली पेस्ट कर देगा उसको। लेकिन हमें वो शेप, उस ही शेप के ऊपर एग्जैक्टली ऑन द सेम पॉइंट हमें वो पेस्ट करनी है। दैट इज नोन एज पेस्ट इन प्लेस इलस्ट्रेटर लैंग्वेज में। उसके लिए जो शॉर्ट की है वो हम यूज़ करते हैं कमांड और कंट्रोल F। सो वी डू कमांड C देन कमांड F। तो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको हटा के देखें, इसके पीछे एक लेयर है। कमांड Z और कंट्रोल Z करेंगे तो ये दोबारा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास दो शेप्स हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ऊपर वाली जो हमारी शेप है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, अच्छा सॉरी, लेयर्स के बारे में भी आपको मैं डिस्कशन करूँगा, बताऊँगा, पूरी क्लास होगी लेयर्स के बारे में, क्योंकि अभी आप देख होंगे कि मैं कुछ लेयर्स को मैंने खोला ही नहीं है, मैं सब काम एक ही लेयर के ऊपर कर रहा हूँ। वो कैसे दिखेगा, आप विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके आप जब लेयर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये एक ही सिर्फ लेयर है और इसके अंदर ही सारा काम मैं कर रहा हूँ। डिफरेंट लेयर्स पे काम करना भी सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपको ये क्लाइंट को लेयर बाय लेयर प्रेजेंटेशन देनी हो या आपको कोई एनिमेशन बनानी हो उससे। मैं आपको एक फर्दर फ्यूचर क्लासेस में इलस्ट्रेटर को एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंपोर्ट करते हैं और लेयर्स का क्या फ़ायदा होता है और कितना काम होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, वो मैं आपको बताऊंगा कि लेयर से बगैर आप काम कर ही नहीं सकते इलस्ट्रेटर पे, इफ़ यू आर विलिंग टू डू एन एनिमेशन ऑन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो अभी हम सिर्फ एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं, तो लेट्स क्लोज इट फॉर नाउ। ये इसके ऊपर आ गई है। अब हमने क्या किया, हम गए अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, हमने इसी ऊपर वाली लेयर का एक पॉइंट सेलेक्ट किया, बैक स्पेस या डिलीट दबाया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी कि क्या हुआ क्या है, लेकिन हमें समझ में तब आएगा, या एक काम कर लेते हैं, हम इसको कमांड Z करते हैं, ये दोनों ऐसी रखी हुई हैं, हमने इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर ये दे दिया, ठीक है। पीछे वाली लेयर ब्लू है, ऊपर वाली ऑरेंज है। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, एक साइड पकड़ी, क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, कट हो गई। अब आप देखेंगे कैसा बिल्कुल ही परफेक्टली एक स्क्वायर बना है जिसका हाफ साइड इज डिफरेंट एंड हाफ साइड इज डिफरेंट। अच्छा, अभी क्या है, जो पीछे बैकग्राउंड है वो पूरा अभी तक स्क्वायर है, आगे वाला कट चुका है। ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा परफेक्टली काम करना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली लेयर पे क्लिक करेंगे और कमांड 3 प्रेस करेंगे। कमांड 3 कंट्रोल 3 से लेयर हाइड हो जाती है, लेयर हाइड हो गई, ये पीछे आ गया दोबारा आपके। आपने दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, ए से यहाँ क्लिक किया, दोबारा बैक स्पेस और डिलीट दबाया, वो भी डिलीट हो गया। अब क्या हो गया कि ये भी वो ट्रायंगल बन चुका है और हमारी वाली शेप भी ट्रायंगल है, तो अब दोनों स्क्वायर नहीं रहे। तो आप क्या करेंगे कि आप कंट्रोल ऑल्टर और कमांड ऑल्टर 3 से लेयर को वापस ले आएंगे। अब देखें, अब ये लेयर वापस आ गई आपकी और ये लेयर अलग है, अब ये दोनों अलग अलग शेप्स आ गई हैं, ठीक है ना। अब आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अब आप ज़रा बैकग्राउंड वापस लेकर आएँ, ठीक है। इन दोनों को आप पकड़ें। अच्छा, इन दोनों को पकड़ने के बाद आप करते हैं ग्रुप, जिसका शॉर्ट की है कमांड G और कंट्रोल G, ठीक है। इसको आपने ग्रुप कर दिया, या इसको आप ऐसे भी ग्रुप कर सकते हैं कि आपने पूरा ड्रैग करके सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और आपने ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब ये एक बन चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ ले जाते हैं ऊपर और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद हम इसको ऑल्ट क्लिक शिफ्ट से नीचे लेकर आते हैं, तकरीबन इतना, ठीक है, और यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, अब विल कीप प्रेसिंग कमांड और कंट्रोल D, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, दैट इज़ द शॉर्ट की ऑफ डुप्लीकेटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सेम अमाउंट ऑफ गैप्स के साथ और सेम कर्निंग और सारी चीज़ें सेम रहती है इसमें। आप जैसे कमांड D कर रहे हैं आप, तो जिस तरह से ये पूरा एक ये शेप बन गया। अभी एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा, बिल्कुल एक बेसिक सा एक पैटर्न टाइप का लग रहा है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने इसको डिलीट किया, हमने इसको दोबारा ऑल्ट क्लिक शिफ्ट से नीचे लेकर आए यहाँ पर, ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके
ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने से क्या हुआ कि इसकी शेप बदल गई, मतलब बदल गई क्या, फ्लिप हो गई। और हमने इसको वर्टिकली फ्लिप किया है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप नहीं किया, हमने इसको वर्टिकली फ्लिप किया है। ठीक है, यहाँ से प्रीव्यू ज़रूर ऑन रखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। आपने ओके प्रेस किया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इंस्टेड ऑफ एक को आपने दोनों को सेलेक्ट किया। ऑल्ट क्लिक शिफ्ट से आप इसको नीचे लेकर आए। रिमेंबर टू कीप योर स्मार्ट गाइड्स ऑन ऑल द टाइम प्लीज़, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आके आपने इसको छोड़ दिया। अब आप देखें कि इसी पे रहते हुए कहीं और क्लिक ना करें, ना डी सेलेक्ट करें, आप सिर्फ कमांड डी या कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये देखें एक वो पूरा दोबारा बन जाता है। पीछे से बैकग्राउंड दोबारा हटाते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट क्लिक शिफ्ट से हम इसको थोड़ा इधर लेकर आए, ये साइड पर आ गया। ठीक है, और हमने इसको यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर फ्लिप कर दिया ताकि एक पैटर्न टाइप का बन जाए। आप देखें कि पैटर्न टाइप का बन रहा है। अब आपने क्या किया, अच्छा इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो हम सही कर लेते हैं। इसकी स्पेसिंग देखें, स्पेसिंग आपकी माउस से भी हो सकती है और आप सिंपली अपने जो एरो कीज़ है उससे भी एक विजुअली इसको अलाइन कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे अलाइनमेंट के बारे में तो आपको ये समझ में आएगा। अच्छा, अब हमने ये कर लिया। We will now repeat the same thing that we repeated, कॉपी करने के लिए कि हम सब कुछ दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ऑल्ट क्लिक शिफ्ट दबा के हम इसको यहाँ लेकर आएंगे स्मार्ट गाइड के साथ। तो देखें अब ये परफेक्टली खुद ही बैठ रहा है। अब हमें कहीं और क्लिक नहीं करना, अब हमें सिर्फ कमांड डी प्रेस करते रहना है। हम जितनी मरतबा कमांड डी प्रेस करेंगे इसका पैटर्न बनता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको फॉर एग्जांपल जो है इसका अभी लेयर्स वापस लेकर आते हैं। ठीक है, और इस पूरी को सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ थोड़ा बैलेंस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब जो है हमें फॉर एग्जांपल हमें एकदम से हमें क्लाइंट ने बोला कि यार जो आपने फॉर एग्जांपल जो आपने ऑरेंज कलर यूज़ किया है ना मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ वो चेंज करो। तो आप बोलोगे यार इतना सारा है दोबारा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी दो तरीके हैं करने के। एक तो ये कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ के अपना ऑरेंज वालों को शिफ्ट दबा के क्लिक कर करके सेलेक्ट करते रहो। ठीक है, रैंडमली यहाँ अगर वो कह रहा है कि सबके चेंज करने करके तो आप इसको कोई सा भी कलर दे दो, लेट्स से ये कलर दे दो आप इसको। ठीक है, ये चेंज हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने जाना है इस टूल में जिसको कहते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, इसका शॉर्ट की है W, सॉरी इसका शॉर्ट की है Y, सॉरी मिस्टेक। Y दबाने से इसको सेलेक्ट करने से क्या होता है कि आप सिर्फ एक ऑरेंज पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑरेंज सेलेक्ट कर लेगा, सारे ऑरेंज सेलेक्ट कर लेगा। और उससे होगा क्या, उससे होगा मैजिक कि आप जैसे ही कोई कलर्स में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सारे कलर्स चेंज कर देगा उसके। तो ये थी एक छोटी सी क्लास अबाउट शेप्स कि उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है। और उसके अलावा हमने इसमें देखा कि हमने अलाइनमेंट कैसे करनी है और कॉपीज़ किस तरह लेनी है, पेस्ट इन प्लेस कैसे करना है। ठीक है, और शेप्स को कट कैसे कर सकते हैं, उनके पैटर्न कैसे बना सकते हैं। आगे की क्लासेस में मैं इसी को कंटिन्यू करके चलता रहूँगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आती रहें और कुछ जंप ना हो, कुछ मिस ना हो। इसलिए मैं हर चीज़ एक डिटेल में दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हाँ यार इससे रिलेटेड जो है ये काम हो सकता है। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे आप बहुत सारी मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम साइड पे रखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं कमांड जी से और इसको हम साइड पे कर देते हैं। फॉर नाउ हमारा आर्टबोर्ड क्लियर है। हमने यहाँ से जाके जल्दी से एक एलिप्स टूल लिया, हमने एक कुछ ऐसे बना दिया, ये कुछ अंगूर टाइप की शेप बन गई। ठीक है, या कुछ भी हमने लेट्स से कुछ भी इससे बनाते हैं। जैसे हम इसको ऑल्ट करके इसको कॉपी ली, इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और इसी की हमने यहाँ से कॉपी इधर ली और इसको भी हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया यहाँ से और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है,
अच्छा, इसमें हम कुछ कलर दे देते हैं, स्ट्रोक से कुछ कलर दे देते हैं इसमें। जैसे ये कलर दे दिया, इसका स्ट्रोक भी बंद कर दिया, कुछ भी दे दिया इसको, इसका स्ट्रोक भी बंद किया और इसको कुछ कलर दे दिया। ठीक है, इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट ले आए कमांड शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से। ठीक है, अब आप देखेंगे एक इस तरह की शेप है। अब इसमें आप क्या करेंगे ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ के जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये हैंडल्स मिल जाएंगे। इन हैंडल्स से क्या होता है कि आप इन चीज़ों को अंदर बाहर कर सकते हैं, कर्व, जैसे इस तरह से कर्व कर दिया। इस हैंडल से आप पकड़ेंगे, थोड़ा सा इसको यूँ घुमाएंगे तो ये इस तरह का हो गया। इस हैंडल से यूँ करेंगे तो कुछ ये मैंगो टाइप की शेप बन गई। ठीक है, मकसद ये कि बहुत कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एक शेप में होते हुए कर सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको मेंशन करना भूल गया यहाँ पर, जैसे ही आप स्क्वायर टूल लेंगे, यहाँ पर आप जब स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, और जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलरली जो पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स, ये काम आते हैं कर्व देने के। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये जो साइड है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर की ये वाली साइड ये कर्व रखनी है और ये साइड भी कर्व रखनी है, लेकिन ये शार्प रखनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर क्लिक करके और ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट। देखें, ये देखें, ये कर्व हो रहा है यहाँ से। जिस तरह से आपने बहुत सारे बटन्स देखे होंगे, एप्लीकेशंस में देखे होंगे, सब चीज़ें देखिए, बाकी सारी शेप इसकी शार्प है लेकिन ये राउंडेड है। इसी तरीके से हम यहाँ क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ क्लिक करके शिफ्ट दबा के इसको ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेकर आएंगे। तो ये इस तरह से एक ये भी शेप बन जाती है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी इस क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ चीज़ क्लियर ना हो, रिपीट करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा बाय लीविंग कमेंट इन कमेंट सेक्शन। And please do not forget to like, subscribe and click the bell icon because whenever I upload a new video, you should be notified, तो आपकी कोई क्लास मिस ना हो और आपको पता चले कि हाँ आज क्लास अपलोड हुई है, तो I need to get on my system and watch the video. So thank you so much once again for watching and I will meet you guys in the next class. Goodbye and God bless you all.